वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 269, ठीक है। देखिए, संबंधार्थावृत्ति इति अपरम मतम, ठीक है। बात यह चल रही है कि तत्वमसि महावाक्य में घटकीभूत तत् और त्वम इत्यादि जो पद है उसमें तत्पद का क्या वाच्यार्थ है, क्या लक्ष्यार्थ है, इसका निरूपण होने के बाद अब त्वम पद का क्या अर्थ है, इसका निरूपण करने के लिए आरंभ किया था और त्वम पद का अर्थ बताया जीव। अब उस जीव को एक जीववाद में बताया कि उपाधि अविद्या है, अर्थात अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब वो जीव है। और अनेक जीववाद में जो लोग जीव को अनेक मानते हैं, उस अनेक जीववाद में अंतकरण जीव की उपाधि है। तो उन अंतकरणों में पड़ा हुआ चैतन्य का जो प्रतिबिंब उसको कहते हैं क्या, जीव कहते हैं। और इस बात को बताने के बाद बताया कि वह जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप अवस्था वाला है, ठीक है। तो प्रश्न आया कि जागृत किसको कहते हैं, तब बताया क्या, इंद्रिय जन्य ज्ञान की जो अवस्था है उसका नाम है जागृत। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, स्वरूपभूत ज्ञान तो नित्य है, जन्य है ही नहीं है, उसको नहीं ले सकते। अतः ज्ञान पद से लिया अंतकरण की वृत्ति। इंद्रियों से उत्पन्न हुई जो अंतकरण की वृत्ति रूप ज्ञान जिस अवस्था में है वो हो गई क्या, जागृत। अब वो जो अंतकरण वृत्ति है उसका क्या फल है, क्या प्रयोजन है, तब बताया क्या कि वह अंतकरण वृत्ति आवरण का अभिभव करने के लिए है, आवरण का नाश करने के लिए है। तो कौन से आवरण का नाश करती है वो अंतकरण वृत्ति, इसका विवेचन कल बताया था कि तत्त पदार्थोपरि चैतन्याश्रित जो अविद्या, जिसको तुल अविद्या कहते हैं, उसकी पहले सिद्धि की और सिद्धि करने के बाद उसकी निवृत्ति के लिए, उसका नाश करने के लिए अंतकरण वृत्ति की आवश्यकता है, इस बात को बताया था, ठीक है। तो इसमें भी मतभेद है। तो एक मत ये हुआ कि आवरण का अभिभव करने के लिए, नाश करने के लिए अंतकरण की वृत्ति है, और एक मत यह है कि वह अंतकरण की वृत्ति संबंध बनाने के लिए है। तो किसका किसके साथ संबंध जोड़ती है वो अंतकरण वृत्ति, कि उसका वो प्रयोजन है संबंध करना, तो वो बात अब बता रहे ग्रंथकार। तो पंक्ति को देखिए, संबंधार्थावृत्ति ही इति अपरम मतम। तो पहला मत बताया क्या, अभिभवार्थ, आवरण अभिभवार्थावृत्ति, आवरण का नाश करने के लिए वृत्ति होती है, ये पहले एक मत बताया। और अब दूसरा मत है क्या, संबंध बनाने के लिए वृत्ति है, ये दूसरा मत, ठीक है। तो ये जो पंक्ति आ रही है संबंधार्था, उसके पहले एक वाक्य लिखिए, मतांतरम आह संबंधार्थ इति। मतांतरम आह संबंधार्था इति। अन्य मत को बता रहे अब संबंधार्थ इत्यादि पंक्ति से। तो संबंधार्था ये क्या है, किसके साथ संबंध, तो संबंधार्था के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, संबंधः, संबंधः विषयेन सह चैतन्यस्य, विषयेन सह चैतन्यस्य संसर्गः, विषयेन सह चैतन्यस्य संसर्गः, अर्थः बराबर प्रयोजनम, प्रयोजनम यस्याह सा संबंधार्था वृत्ति ही, संबंधार्था वृत्ति इति विग्रह, ये विग्रह हुआ।
देखो भाई, संबंध विषयेन स चैतन्य से संसर्ग, विषय के साथ चैतन्य का संसर्ग, ये संबंध है। तो ये इस प्रकार का संबंध ही है अर्थ, अर्थात प्रयोजन, जिसका, जिस वृत्ति का, उसको कहते हैं संबंधार्था वृत्ति। संबंध बनाने के लिए वृत्ति, किसका, किसके साथ? घटादि विषय के साथ चैतन्य का संसर्ग, संबंध बनाना, यही है अर्थ अर्थात प्रयोजन, जिसका, उसको कहेंगे क्या? संबंधार्था वृत्ति। हो गया जी। अब आगे चलिए, संबंधार्था वृत्ति इति अपरम मतम, दूसरा मत है। आगे, तत्र अविद्योपाधिक अपरिछिन्न जीव। तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ वृत्ते संबंधार्थत्व पक्षे, वृत्ते संबंधार्थत्व पक्षे, वृत्ति संबंध के लिए होती है इस पक्ष में, ठीक है। तत्र अविद्योपाधिक अपरिछिन्न जीव, लग गया जी। अविद्योपाधिक मतलब अविद्या है उपाधि जिसकी, ऐसा जीव। एक जीवाद में उपाधि कौन है? जीव की अविद्या उपाधि है। अनेक जीवाद में अंतःकरण उपाधि है। तो एक जीवाद में पहले बता रहे हैं वृत्ति का प्रयोजन, संबंध बनाना कैसा। तो अविद्योपाधिक, अविद्या है उपाधि जिसकी, ऐसा अपरिछिन्न अर्थात व्यापक कौन हुआ? जीव, अपरिछिन्न जीव। आगे, स च घटादि प्रदेशे विद्यमाने विद्यमानः घटाद्याकार अपरोक्ष वृत्ति विरह दशायाम, पंक्ति देखते जाइए, न घटादिकम अवभासयति। क्यों? घटादिना तस्य संबंधाभाव। देखिए एक एक बात को, स च, सह जीव, व्यापक होने के कारण घटादि प्रदेशे विद्यमान अपि, क्योंकि उसकी उपाधि अविद्या है, अर्थात जीव व्यापक हुआ। अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहा, अतः घटादि के साथ भी उसका क्या है? संबंध है। किसका? जीव का। तो सच घटादि प्रदेशे विद्यमान अपि, क्यों विद्यमान है भाई? तो जीव सर्वगत होने के कारण, व्यापक होने के कारण, उसकी उपाधि अविद्या होने के कारण व्यापक है वो, और व्यापक होने के कारण घटादि में भी है। घटादि प्रदेशे अपि, घटादि प्रदेशे विद्यमान अपि, घटादि प्रदेश में भी है पहले से विद्यमान, कौन? जीव। सच घटादि प्रदेशे विद्यमान अपि, तो भी घटाद्याकार अपरोक्ष वृत्ति विरह दशायाम न घटादिकम अवभासयति। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यापक ऐसा यदि जीव है, घटादि प्रदेश में भी है, तो घटादिक का प्रकाशन क्यों नहीं करता है? हर समय करता है प्रकाशन। कब? जब अंतःकरण की वृत्ति चक्षुरादि के द्वारा निकलकर घट तक जाएगी, घट के आकार बनेगी, तब जाकर घट का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। किंतु इस प्रकार की अपरोक्ष वृत्ति जब नहीं है, घटाकार वृत्ति नहीं है, उस समय में भी, जैसे कहीं दूर पर घट रखा है, वहां पर भी उस घट के साथ घट में जीव है कि नहीं? हम लोगों का जीव वहां भी है, क्योंकि जीव व्यापक है। तब घट का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? फिर नहीं होता है। इसका मतलब उसके साथ, घट के साथ संबंध होते हुए भी संबंध नहीं है। मतलब चैतन्य का सामान्य रूप से संबंध है, वहां पर भी चैतन्य, जीव चैतन्य है, तो भी घट का प्रकाशन होने के लिए, घट का ज्ञान होने के लिए जिस प्रकार का संबंध अपेक्षित है, वो वहां नहीं है। फिर वो संबंध कब बनेगा? वृत्ति जाएगी तब बनेगा। अतः वृत्ति किस लिए हुई? फिर संबंध के लिए। तो कैसा क्या होता है? सब देखिए एक एक बात को। स जीव घटादि प्रदेशे, घटादि प्रदेश में विद्यमान अपि, विद्यमान होने पर भी घटाद्याकार, घट के आकार अपरोक्ष वृत्ति विरह दशायाम, घट के आकार अपरोक्ष वृत्ति जिस समय नहीं हुई है, उस समय घटाद्याकार अपरोक्ष वृत्ति विरह दशायाम न घटादिकम अवभासयति। घटादि का प्रकाशन होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? घटादिना तस्य संबंधाभावात्, घटादिना, घटादि के साथ
तस्य तस्य जीवस्य संबंध अभावात, संबंध नहीं है। तो बोलेंगे संबंध नहीं है, कैसे कौन सा संबंध नहीं है? तो संबंध अभावात के ऊपर एक शब्द लिखिए, घटादि भान प्रयोजक संबंधाभावात। घटादि भान प्रयोजक संबंधाभावात। घटादि भान होने के लिए कारण जो संबंध चाहिए वो संबंध नहीं है। मतलब संबंध हो सामान्य रूप से है, किंतु घटादि का भान का जो प्रयोजक है, घटादि का ज्ञान होने के लिए जो कारण है वो संबंध नहीं है। किसका किसके साथ? जीव का घटादि के साथ। लग गए इतना? आगे चलिए फिर। अब कब बनेगा वो संबंध फिर उस प्रकार का? वो कह रहे आगे, तदाकार वृत्ति दशायाम तू भासयति तदा संबंध सत्वात्। लग गए जी? तदाकार वृत्ति दशायाम, तदाकार, तदाकार घटाद्याकार आकार है कि नहीं? घटाकार वृत्ति जब होती है, तदाकार मतलब घटाकार, घटाद्याकार वृत्ति दशायाम जब वृत्ति होती है तो भासयति, घट का प्रकाशन हो जाता है। क्यों? तदा संबंध सत्वात्, उस समय संबंध है। संबंध सत्वात् मतलब कौन सा संबंध है? तो संबंध सत्वात् पर एक शब्द, घटादि भान प्रयोजक, घटादि भान प्रयोजक संबंध सत्वात्। घटादि भान प्रयोजक संबंध सत्वात् मतलब घटादि का भान का जो प्रयोजक संबंध है वो वहां है, संबंध सत्वात्। हो गया ना जी? तात्पर्य क्या निकला? जीव व्यापक है, घटादि प्रदेश में विद्यमान है, तो भी घटादि का प्रकाशन नहीं हो रहा है। क्यों? घटादि का प्रकाशन होने के लिए जिस प्रकार का संबंध चाहिए उस प्रकार का संबंध वहां घट के साथ नहीं है, सामान्य संबंध होने पर भी। इतना लगा? अब आगे चलिए। ननु अविद्योपाधिकस्य अपरिच्छिन्नस्य जीवस्य स्वतः एव समस्त वस्तु संबद्धस्य वृत्ति विरह दशायाम संबंध अभाव अभिधानम असंगतम। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, इति चेत तक शंका चलेगी, उच्चते से उत्तर आएगा। ठीक है, तो एक एक बात को देखिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु अविद्योपाधिकस्य अपरिच्छिन्नस्य जीवस्य। लग गया जी? अविद्या है उपाधि जिसकी, ऐसा जीव, और अविद्या उपाधि होने के कारण कैसा हुआ वो? फिर व्यापक हुआ, अपरिच्छिन्न हुआ। कौन? जीव। निरपेक्ष व्यापक न होने पर भी भूत भौतिक दृष्टि से तो व्यापक ही है। कौन? जीव। ननु अविद्योपाधिकस्य, जीवस्य का विशेषण है, अपरिच्छिन्न से ये भी विशेषण है। तो अविद्योपाधिकस्य जीवस्य, अपरिच्छिन्नस्य जीवस्य, अविद्या उपाधि जिसकी ऐसा जो अपरिच्छिन्न अर्थात व्यापक जीव, जीवस्य स्वतः एव, स्वतः एव पद आया ना, स्वतः एव का अर्थ लिखिए स्वभावतः एव। स्वभावतः ही क्या है? समस्त वस्तु संबद्धस्य, मिला पंक्ति? हाँ, समस्त मतलब यावत वस्तु के साथ संबंध है उसका। किसका? जीव का। क्योंकि जीव कैसा है? अपरिच्छिन्न है, मतलब व्यापक है कि नहीं? परिच्छिन्न नहीं है। तो व्यापक होने के कारण समस्त वस्तु के साथ उसका क्या है? संबंध है। और ऐसा होते हुए हे सिद्धांति तुम बोल रहे हो कि वृत्ति विरह दशायाम संबंध अभाव अभिधानम असंगतम, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर क्या कहा, ऊपर के पैराग्राफ में, कि जिस समय वृत्ति नहीं है, अपरोक्ष वृत्ति नहीं है, उस समय घटाधिक के साथ जीव का संबंध नहीं है। किंतु ये तुम बोल रहे हो सिद्धांती कि वृत्ति जिस समय ने उस समय संबंध नहीं है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जीव तो व्यापक है, उसका तो आपसे अब संबंध ही है सभी वस्तु के साथ। फिर कैसा बोल रहे हो? पंक्ति के वृत्ति विरह दशायाम,
मतलब वृत्ति अभाव दशायाम संबंध अभाव, संबंध का अभाव है, इस प्रकार का अभिधान अर्थात कथन असंगत है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। किसको? सिद्धांतियों को। अब कदाचित पूर्व पक्षी सोच रहा है, कदाचित हे सिद्धांत तुम समझोगे, बोलोगे क्या आत्मा असंग है कि नहीं? उस असंग दृष्टि से संबंध नहीं, ऐसा बोल रहे हैं हम। ऐसा कदाचित सिद्धांति तुम समझोगे, किंतु वो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म असंग है, बात सही, किंतु ब्रह्म असंग है इस दृष्टि से वृत्ति विरह दशायाम संबंध नहीं है, ऐसा कहोगे। तब हम कहेंगे वृत्ति की जब हो जाती है, आ जाती है, उस समय में भी तो असंग दृष्टि से क्या है? फिर संबंध है नहीं है, क्योंकि ब्रह्म असंग है। ठीक है, तो फिर वृत्ति विरह दशा में ही संबंध नहीं है, ये कैसा हो जाएगा? है नहीं? असंग दृष्टि से ही बोलना है तो हमेशा क्या हो जाएगा? फिर वृत्ति रहे चाहे न रहे, क्या हो जाएगा? असंग असंबंध, संबंध रहित ही हो जाएगा। घटादि सभी वस्तु जीव के साथ संबंध है ही नहीं किसी का किसी के साथ, यदि असंग दृष्टि से बोलेंगे तो, है कि नहीं? किंतु ऐसा कह नहीं सकते। पंक्ति देखिए आगे, असंग दृष्टिया संबंध अभाव अभिधाने। कहे सिद्धांति कदाचित तुम बोलोगे कि असंगत्व दृष्टि से संबंध का अभाव हम कह रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? असंग दृष्टिया संबंध अभाव अभिधाने च वृत्ति अनंतरम अपि, वृत्ति घटादि आकाराकार होने पर भी जीव का घट के साथ संबंध होगा ही नहीं फिर, क्योंकि जीव का संबंध घट के साथ नहीं। पहले बोले तुम और वो असंग दृष्टि से बोले, जब वृत्ति होने के बाद भी तो असंग दृष्टि से देखेंगे, ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे, तब भी तो जीव के साथ घटादि का संबंध होगा ही नहीं। असंगत्व दृष्टिया संबंध अभाव अभिधाने च वृत्ति अनंतरम अपि संबंध न स्यात्, संबंध नहीं होना चाहिए। इति चेत, लग गया जी? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आई कि नहीं? सरल सरल उसकी शंका है। जीव व्यापक है तो स्वभावतः उसका सभी वस्तु के साथ संबंध है, और ऐसा होने पर भी आपने जो ऊपर कहा कि वृत्ति अभाव दशा में संबंध नहीं है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात संबंध है तो कैसा बोल रहे हैं आप संबंध नहीं है करके? संबंध नहीं है इसलिए घट का प्रकाशन नहीं हो रहा है, संबंध तो है, ऐसा शंका की है। समझ में आई पंक्ति? चलिए, और असंग दृष्टिया मतलब असंगो न ही सज्जते इत्यादि दृष्टि से, असंग दृष्टि से बोलोगे तो हमेशा फिर संग होगा ही नहीं जीव का किसी के साथ। तो फिर वृत्ति होने के बाद संग होता है, वृत्ति नहीं तो संग संबंध नहीं है, ये कहना ही सिद्ध तुम्हारा होगा नहीं। लग गया? ऐसी शंका। इति चेत, उत्तर दे रहे, उच्चते, उत्तर दे रहे, न ही वृत्ति विरह दशायाम जीवस्य घटादिना सह संबंध सामान्यम निषेधामः। सिद्धांति बोल रहे हैं, क्या बोलते देखिए, कि न कान्वय निषेधामः के साथ ही वृत्ति विरह दशायाम, मतलब जिस समय घटादि आकाराकार वृत्ति नहीं है उस समय वृत्ति विरह दशायाम जीवस्य, जीव का घटादिना सह घटादि के साथ संबंध सामान्यम न निषेधाम, मतलब सामान्य संबंध का हम निषेध नहीं कर रहे। जिस समय वृत्ति नहीं उस समय में भी जीव का घट के साथ सामान्य संबंध तो है ही है, उसको तो उसका थोड़ी हम निषेध कर रहे हैं, कोई सामान्य संबंध भी नहीं है करके। ठीक है, फिर पूछेगा वो पूर्व पक्षी, फिर कौन से संबंध का निषेध कर रहे हो? तो बता रहे क्या, घट का प्रकाशन होने के लिए जिस प्रकार का जीव का घट के साथ संबंध चाहिए उस प्रकार का संबंध नहीं है वृत्ति रहित स्थिति में। लग गया? सामान्य संबंध होने पर भी, पंक्ति देखिए, नहीं वृत्ति विरह दशायाम जीवस्य घटादिना सह संबंध सामान्यम निषेधामः। हो गया ना जी? हाँ, इस पर एक वाक्य लिखते हुए, सर्वगतत्व निबंधन, सर्वगतत्व निबंधन यह अयम
यह अयम जीवस्य घटादि विषयेन संबंधः घटादि विषयेन संबंधः अर्धविराम स न घटादि विषय भान प्रयोजकः घटादि विषय भान प्रयोजकः किंतु तद्विलक्षणः पूर्णविराम स च वृत्त्याधीनः इति वृत्ति विरह दशायां तत्संबंधाभावात् न जीवस्य घटादिभानम इति भाव हो गया। देखो भाई अर्थ सर्वगतत्व निबंधन मतलब जीव चैतन्य व्यापक है, सर्वगत है, इस निमित्त से जो संबंध है उसका निषेध नहीं है। वो कह रहे देखिए सर्वगतत्व निबंधन यह अयम जो यह जीव से जीव का घटादि विषय घटादि विषय के साथ संबंध है, जीव व्यापक होने के कारण सामान्य संबंध। स न घटादि विषय भान प्रयोजक घटादि विषय का भान ज्ञान होने के लिए प्रयोजक नहीं है। न घटादि विषय भान प्रयोजक किंतु फिर तद विलक्षण उस संबंध से विलक्षण संबंध है कि जिससे कि घट का भान होता है वो नहीं है। कब? जीव का घट के साथ वो संबंध नहीं है नहीं। कब नहीं वो संबंध? वृत्ति विरह दशाया वृत्ति जब नहीं है घटादि आकार उस समय वो संबंध नहीं है। कौन सा? जिससे घट का ज्ञान होता है वो विशेष संबंध नहीं है, सामान्य संबंध तो है वही। किंतु तद विलक्षण सच ऐसा जो विशेष संबंध है वह तो वृत्ति अधीन वृत्ति के अधीन है। इति वृत्ति विरह दशायाम ठीक है ना जी। वृत्ति विरह रहित अवस्था में तत्संबंधाभावात घट के साथ जीव का संबंध का क्या है? अभावात न जीवस्य घटादि भानम जीव को घटादि का भान नहीं होता है क्योंकि उस प्रकार का संबंध नहीं है वृत्ति विरह दशा में। लग गया जी। अब वो संबंध स्थापित करने के लिए चाहिए फिर कौन? वृत्ति। अतः वृत्ति का प्रयोजन क्या हुआ? संबंधार्था वृत्ति। लग गया जी। विषय घटादि के साथ जीव का संबंध जोड़ने के लिए जरूरत है किसकी? वृत्ति की। तो वृत्ति का प्रयोजन क्या हुआ भाई? संबंध बनाना विषयों के साथ। ठीक है चलिए हो गया ना इतना। हाँ संबंध सामान्यम न निषेधाम या तक हुआ ना मूल में। किम तर्री मिली पंक्ति। तो किम तर्री मतलब क्या पूछ रहे? देखिए फिर कौन से संबंध का निषेध कर रहे हो या अपेक्षा। तो किम तर्री किम के पहले एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरने का। यदि संबंध सामान्यस्य न निषेधः तर्हि कस्य निषेधः इति पृच्छति। ठीक है ना। देखो भाई यदि संबंध सामान्यस्य न निषेध सामान्य संबंध का निषेध नहीं है तर्हि तब तो कस्य निषेध किसका निषेध है भाई?
बात लगी? तर्री कस्य निषेध, कौन से संबंध का निषेध कर रहे हो? वही पूछ रहे किम तर्री से। आइए मूल में, किम तर्री, कौन से संबंध का निषेध करते हो? तब कह रहे आगे घटादि भान प्रयोजकम संबंध विशेषम। मिला तो कैसा वाक्य पूरा होगा? घटादि भान प्रयोजकम संबंध विशेषम, क्या? हाँ, निषेधामह, पीछे से शब्द आएगा अनुवृत्ति। तो घटादि भान का प्रयोजक जो संबंध है, संबंध विशेष, उसका हम क्या करते हैं? निषेध करते हैं। मतलब वो संबंध उस समय नहीं है। किस समय? वृत्ति विरह दशायाम। लग गया जी? जब घटादि आकार वृत्ति नहीं है उस समय जीव का घट के साथ संबंध नहीं है। कौन सा? जो वो संबंध नहीं है जिससे कि घटादिक का भान होता है, घटादिक का ज्ञान होता है, वो संबंध नहीं है। सामान्य संबंध रहने पर भी। चलिए, सच संबंध विशेष विषयस्य जीव चैतन्यस्य च व्यंग्य व्यंजकता लक्षण कादाचित् तत्तदाकार वृत्ति निबंधन। ठीक है, फिर वो कौन संबंध है भाई? संबंध विशेष कौन है वो बता रहे। सच संबंध विशेष, वह विशेष संबंध किसका किसके साथ? विषयस्य जीव चैतन्यस्य च। विषय का, विषय मतलब कौन? घटादि विषय। और जीव चैतन्य का जो संबंध विशेष वो कौन है? व्यंग्य व्यंजकता लक्षण, व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध। व्यंग्य, व्यंग्य मतलब क्या? जिसका ज्ञान होता है घटादिक का, वो हुए क्या? व्यंग्य। और जो प्रकाशन कर रहा है उसको कहेंगे क्या? व्यंजक, व्यंग्य व्यंजक। दूसरी भाषा में बोलेंगे ज्ञातृ ज्ञेयत्व लक्षण संबंध। क्या? ज्ञातृ ज्ञेयत्व लक्षण संबंध। तो ज्ञेय हुआ घटादि व्यंग्य, और व्यंजक ज्ञाता जीव। लग गया जी? तो जीव का घटादि के साथ कौन संबंध? व्यंग्य व्यंजक लक्षण संबंध। ठीक है, पंक्ति देखिए। सच संबंध विशेष, वो संबंध विशेष किसका किसके साथ? विषयस्य जीव चैतन्यस्य च संबंध विशेष व्यंग्य व्यंजकता लक्षण। और कैसा है वो? कादाचित का, हमेशा नहीं रहता है। जब वृत्ति घटादि आकार कर रहेगी तब संबंध बनेगा, नहीं रहेगी तो नहीं। कादाचित का। और पुनः तत्तदाकार वृत्ति निबंध। तत्तदाकार, तत्तदाकार तत्तद विषयाकार, घट पट इत्यादि जो विषय रहेंगे ना, उस विषयाकार वृत्ति निबंधन। वृत्ति निबंधन वृत्ति निमित्तक, तत्तदाकार वृत्ति के निमित्त से ही वो संबंध बनता है। निबंधन करते निमित्तक। हो गया जी? तो क्या बात, कौन सी बात की सिद्धि हुई? तो जीव का घटादिक के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करने के लिए वृत्ति की अपेक्षा है। और वो विशेष संबंध का नाम दे दिया व्यंग्य व्यंजक लक्षण संबंध, व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध, जिससे कि घटादिक का ज्ञान होता है, विषयों का ज्ञान होता है। ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए वृत्ति है। वृत्ति का प्रयोजन संबंध स्थापित करना है। लग गया जी? पहले मत में वृत्ति का प्रयोजन क्या बताया था? आवरण अभिभव, आवरण का नाश। ठीक है, अब क्या प्रयोजन बताया वृत्ति का? संबंध को स्थापित करना। ठीक है, चलिए अब कैसा संबंध स्थापित होता है घटादि विषय के साथ जीव का, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तथा ही, लग गया जी? तथा ही जहां भी आता है वो पीछे का जो विषय रहता है उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है, ये उसका अर्थ होता है। तो तथा ही, तो तथा ही के पहले एक वाक्य लिखते हैं। वृत्ते हैं, वृत्ते हैं तथाविद संबंध प्रयोजकत्वम, तथाविद संबंध प्रयोजकत्वम उपपादयति। तथा ही इति। ठीक है, वृत्ति का उस प्रकार का संबंध, तथाविद संबंध है कि नहीं, प्रयोजकत्वम उपपादिति, उपपन्न कर रहे। वृत्ति का क्या बता रहे हैं? उस प्रकार का संबंध का प्रयोजक वृत्ति कैसी है,
उस प्रकार के संबंध का स्थापन वृत्ति कैसी कराती है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए मूल में तथा ही तेजसम अंतःकरणम, ठीक है। अब तथा ही से स्पष्ट कर रहे बात, किंतु उसमें भी सबसे पहले किस बात की सिद्धि करनी है वो बता रहे तेजसम इत्यादि पंक्ति से, ठीक है ना। तो तेजसम का अर्थ लिखिए स्वच्छ स्वभावम, अंतकरण का विशेषण है तेजसम अंतकरण, मतलब स्वच्छ स्वभावम अंतकरण, स्वच्छ स्वभाव वाला है कौन, अंतकरण। किंतु इस पंक्ति से क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो तेजस के पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं, विषय स्फुरन उपयोगितया, विषय स्फुरन उपयोगितया प्रथमं तावत् अंतकरणस्य चित् प्रतिबिंब ग्राहित्वम, चित् प्रतिबिंब ग्राहित्वम उपपादयति, चित् प्रतिबिंब ग्राहित्वम उपपादयति तेजसिति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, विषय स्फुरन उपयोगितया, विषय का स्फुरन होने के लिए, ज्ञान होने के लिए, उपयोगी होने से पहले, प्रथमम तावत् पहले तो अंतकरणस्य चित् प्रतिबिंब ग्राहित्व, अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब ग्राहित्व है, चैतन्य का प्रतिबिंब अंतकरण में पड़ता है, इस बात का उत्पादन कर रहे, स्पष्ट कर रहे, ठीक है। देखो भाई तेजसम अंतकरण स्वच्छ, तेजस है अंतकरण, स्वच्छ स्वभाव वाला अंतकरण, क्यों, इसलिए कि सत्व गुण का कार्य है, सभी भूतों के मिलित सत्व गुण से बना हुआ है कौन, अंतकरण, अतः स्वच्छ स्वभाव वाला है, अतः उसमें प्रतिबिंब ग्राहिता है, ये कह रहे हैं। तथा ही तेजसम अंतकरणम स्वच्छ द्रव्यत्वात्, स्वच्छ द्रव्य होने के कारण, अंतकरण स्वच्छ द्रव्य होने के कारण स्वतः एव जीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम, ठीक है ना। स्वतः एव, स्वतः एव का अर्थ लिखिए स्वभावतः एव, स्वभावतः ही, क्या जी स्वभावतः क्या है उसमें, जीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम, जीव चैतन्य को अभिव्यक्त करने के लिए समर्थ है कौन, अंतःकरण। अंतःकरण है उपाधि, तभी तो सब हम लोगों को स्फुरन हो रहा है, मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, मैं देवदत्त हूं, ये देवदत्त हूं। घट में भी तो वैसे व्यापक चैतन्य तो घट में भी है, घट को कहा स्वयं को स्फुरन हो रहा है कि मैं घट हूं, तो हम लोगों को होता है। अर्थात अंतःकरण कैसा है, जीव चैतन्य अभिव्यंजन, जीव चैतन्य को अभिव्यक्त करने के लिए समर्थ है कौन, अंतःकरण। और क्यों समर्थ है वो अंतःकरण, घट नहीं है, इसलिए कि अंतःकरण स्वच्छ द्रव्य है और घट स्वच्छ द्रव्य नहीं है। लगा इतना। तो ये जो शब्द आया है जीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम, इस पर एक छोटा वाक्य, जीव चैतन्यस्य, जीव चैतन्यस्य अभिव्यंजनम, अभिव्यंजनम बराबर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, तत्र समर्थम, तत्र समर्थम बराबर योग्यम इत्यर्थः, योग्यम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अभिव्यक्तिश्च, अभिव्यक्तिश्च
विषयावच्छिन्न अज्ञानाभिभवः, विषयावच्छिन्न अज्ञान अभिभवः, विषयावच्छिन्न अज्ञानाभिभवः न रूपातिशय, न रूपातिशय। पूर्ण विराम हो गया। और देखिए भाई, तो मूल में जो आया है जीव चैतन्य अभिव्यंजन के लिए समर्थ है अंतकरण, तो चैतन्य उसका विग्रह कर दिया। जीव चैतन्य से अभिव्यंजन, जीव चैतन्य का अभिव्यंजन, अभिव्यंजन का अर्थ कर दिया अभिव्यक्ति, प्रागट्य। तत्र उसमें समर्थ है, योग्य है कौन? अंतकरण। अंतकरण में ही जीव चैतन्य प्रकट होता है। अंतकरण को छोड़कर अन्य उपाधि जो घट पट आदि के, उसमें भी व्यापक चैतन्य ही है, किंतु उसमें जीव चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है क्या? कोई चैतन्य नहीं। तत्र समर्थम योग्यम। अब बोलेंगे भाई अभिव्यक्ति मतलब क्या? तो वही दे रहे, अभिव्यक्तिश्च विषयावच्छिन्न अज्ञान अभिभव। घट की अभिव्यक्ति करनी है, मतलब क्या? घट रूप विषयावच्छिन्न चैतन्य है ना, घट विषय, घटात्मक विषय, उससे अवच्छिन्न चैतन्य में जो अज्ञान है उस अज्ञान का अभिभव करना, यही उस विषय की अभिव्यक्ति है। घट की भी अभिव्यक्ति होगी कब? घट की अभिव्यक्ति होना मतलब क्या? घट विषयावच्छिन्न अज्ञान का नाश होना, यही घट की क्या है? अभिव्यक्ति। चलिए, अभिव्यक्तिश्च विषयावच्छिन्न जो अज्ञान, उस अज्ञान का अभिभव, यही है अभिव्यक्ति। अभिभव अर्धविराम। न रूपातिशय, कोई चैतन्य में कोई विशेष रूप का अतिशय नहीं होता है, विशेष कोई धर्म नहीं आके बैठता है। अभिव्यक्ति होना मतलब केवल घट की अभिव्यक्ति मतलब क्या? घट विषय का अज्ञान की निवृत्ति। पट की अभिव्यक्ति मतलब क्या? पट विषय का अज्ञान की निवृत्ति। इस प्रकार चलिए आगे मूल में, जीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम। लग गया? जीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम कौन है? अंतःकरणम। क्यों? स्वच्छ द्रव्यत्वात्। लग गया? और वो भी कैसा? स्वतः एव, स्वभावतः एव, है कि नहीं? न कि किसी पर अवलंबन है। अब आगे देखिए, घटादिकम तो न तथा, घटादिक मात्र वैसे नहीं है। न तथा, न तथा मतलब क्या? न तथा का अर्थ लिखिए, न चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम। न चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम। जीव शब्द भी लिख सकते चाहे तो, न जीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थम। ठीक है, चैतन्य चाहे जीव चैतन्य को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है कौन? घटादि। क्यों? क्यों घटादि चैतन्य को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है? हाँ, घट कैसे है? अस्वच्छ द्रव्य है घटादिक, और अंतकरण स्वच्छ द्रव्य, दोनों में अंतर है। वही हेतु दिया आगे, न तथा। क्यों? अस्वच्छ द्रव्यत्वात्, ये हेतु दिया। अस्वच्छ द्रव्य है कौन? घटादिक। हो गया इतना? आगे चलिए, आगे क्या है? हाँ, स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम तू। अब यहां तक ये बताया भाई, अंतकरण का स्वभाव बताया, कार्य बताया, और घटादिक वैसे नहीं ये बताया। अब आगे चलिए, स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम तो। स्वाकार स्व घट, स्वाकार घटाकार। जब अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाती है और घट के आकाराकार बनती है, उस समय क्या होता है? तो उस समय घट में जो सामर्थ्य नहीं था वो सामर्थ्य घट में आ जाता है। क्या सामर्थ्य नहीं था घट में? चैतन्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य नहीं है। किसमें? घट में। किंतु जब वृत्ति घट तक गई और घट के आकाराकार हुई, तब उस वृत्ति का संबंध घट के साथ आने के कारण
घट में भी वो सामर्थ्य आ गया। कौन सा? चैतन्य को अभिव्यक्त करने का। ये कह रहे पंक्ति देखिए, स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम स्वघट, घटाकार वृत्ति का संयोग होता है उस समय वृत्ति अभिभूत, वृत्ति वही है ना, वृत्त्याभिभूत जाड्य धर्मकतया, मतलब हाँ धर्मकतया और वृत्ति उत्पादित चैतन्य अभिव्यंजन योग्यताश्रयतया च वृत्ति उत्थानानंतरम चैतन्यम अभिव्यनक्ति। वो घटादि भी चैतन्य को अभिव्यक्त कर देते हैं। फिर जब घटाकार वृत्ति बन जाती है तब तो क्या क्या घटता है? अंतकरण की वृत्ति निकल कर घट तक गई, घट के आकार बनी। तब घट में क्या था? पहले वो चला गया और दूसरा कुछ आ गया। तो घट में चैतन्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य नहीं था, वो नष्ट हो गया और अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य आ गया। अब अतः घट अभिव्यक्त हो गया। ठीक है, पंक्ति देखिए, स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम तू वृत्ति अभिभूत जाड्य धर्मकतया मिला। तो क्या है? उस पर एक वाक्य लिखिए उसका अर्थ करने के लिए। आया ना, वृत्त्या अभिभूत जाड्य धर्मकतया, उस पर लिखिए वृत्त्या अभिभूत, वृत्त्या अभिभूत जाड्य धर्म, जाड्य धर्म बराबर अप्रकाश, अप्रकाश यस्य यस्य तथा भूततया इत्यर्थः, तथा भूततया इत्यर्थः पूर्ण विराम। तथा च वृत्तेः विषयस्य, वृत्तेः विषयस्य च व्याप्ति दशायाम, व्याप्ति दशायाम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्ययोः, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्ययोः अभेदात्, अभेदात् विषयस्य अप्रकाश स्वभावत्व अपगमेन, विषयस्य अप्रकाश स्वभावत्व, अप्रकाश स्वभावत्व अपगमेन, प्रकाश स्वभाव, प्रकाश स्वभावत्व, स्वभावत्व स्वभावत्वम, प्रकाश स्वभावत्वम इति भाव। प्रकाश स्वभावत्वम इति भाव। ठीक है जी, अर्थ देखिए। तो वृत्त्या अभिभूत, वृत्ति के द्वारा अभिभूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन? जाड्य धर्म जो घटादि में था। ठीक है ना, अर्थात अप्रकाश यस्य तथा भूततया, ये विग्रह हुआ मूल के शब्द का। वृत्ति अभिभूत जाड्य धर्म कतया, वृत्ति के द्वारा अभिभूत हुआ है, हट गया है जाड्य धर्म जिसका, घट का। और ऐसा होने से तो वृत्ति अभिभूत जाड्य धर्म कतया लगा। टिप्पणी को पहले पढ़ लीजिए आगे। तथा च वृत्ते विषयस्य च व्याप्ति दशाया, वृत्ति जब विषयाकार हो जाती है, ठीक है ना, विषय को व्याप्त कर देती है। कौन? वृत्ति। तो वृत्ते विषयस्य च व्याप्ति दशायाम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेदात। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य का क्या हुआ? अभेद। अभेद हो जाने से विषयस्य अप्रकाशत्व अपगमेन, विषय में जो अप्रकाशत्व धर्म था, जाड्य धर्म था, वो अपगम हुआ, नष्ट हुआ। फिर उसमें प्रकाशत्व आ गया, ज्ञान हुआ उसका।
तो विषय से अप्रकाश स्वभावत्व अपगमेन, फिर प्रकाश स्वभावत्वम इति भाव, तो प्रकाश स्वभावत्व आ गया, अर्थात घट का ज्ञान हुआ, है कि नहीं? अभिव्यक्ति हुई चैतन्य की, चैतन्य की अभिव्यक्ति होना यही है। उस घटो उस पदार्थोपय चैतन्याश्रित अज्ञान का नाश होना, यही उस पदार्थ की क्या है? अभिव्यक्ति है। चैतन्य की अभिव्यक्ति यही है। देखिए भाई मूल में आइए, स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम तो वृत्त्यभिभूत जाड्य धर्म कथया, वृत्ति के द्वारा अभिभूत हुआ है जाड्य धर्म जिसका, ऐसा होने से, और फिर उससे विपरीत क्या होता है? वृत्ति उत्पादित चैतन्य अभिव्यंजन योग्यता आ जाती है घट में, है कि नहीं? वृत्ति उत्पादित मतलब क्या? इसका भी विग्रह लिखिए, वृत्त्या उत्पादिताया वृत्त्या उत्पादिताया चैतन्य अभिव्यक्ति जनन योग्यता, चैतन्य अभिव्यक्ति जनन योग्यता। आगे चिद व्यंजकत्व योग्यता, चिद व्यंजकत्व योग्यता तदाश्रयतया, तदाश्रयतया इति विग्रह। पूर्ण विराम। तथा च वृत्त्या विषयेषु प्रकाश स्वभावत्व आधानात्, प्रकाश स्वभावत्व आधानात् जडस्यापि विषयस्य चिद्व्यंजकत्व योग्यत्वम्, चिद्व्यंजकत्व योग्यत्वम् इति भाव। हो गया जी। वृत्त्या उत्पादिताया, वृत्ति के द्वारा उत्पादित जो, कौन? क्या? चैतन्य अभिव्यक्ति जनन योग्यता, चैतन्य को अभिव्यक्त उत्पन्न करने की योग्यता जो कि वृत्ति से उत्पन्न हुई है। वृत्त्या उत्पादिताया चैतन्य अभिव्यक्ति जनन योग्यता, अर्थात चित व्यंजक योग्यता, चित चैतन्य को व्यक्त करने की योग्यता। तद आश्रयता, उस योग्यता का आश्रय बन गया कौन? घट। किसके कारण? वृत्ति के कारण। सरल बात, अंतःकरण की वृत्ति जब घट तक जाती है तो वो वृत्ति क्या कर देती है? उस घट में जो पहला जाड्य रूप धर्म था जिससे घट का प्रकाशन नहीं हो रहा था वो हट गया, और उस घट में दूसरा धर्म आ गया। कौन धर्म आ गया? कि जो कि वृत्ति के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, चैतन्य को अभिव्यक्त, चैतन्य की अभिव्यक्ति उत्पन्न करने की योग्यता, उसका आश्रय बन जाता है कौन? घट। तथा च, उसी को स्पष्ट किया, वृत्त्या विषयेषु, वृत्ति क्या करती है? विषयों में, घटादियों में प्रकाश योग्यत्वादाना, प्रकाश योग्यता डाल देती है। कौन? वृत्ति। किसमें? घटादि में। तब क्या होता है? जड़स्यापि विषयस्य, विषय जड़ होने पर भी चिद व्यंजकत्व योग्यत्व, चिद व्यंजक चैतन्य को व्यक्त करने की योग्यता आ जाती है। किसमें? घट में। कब? जब वृत्ति घटाकार होती है तब। क्योंकि वृत्ति क्या करती है ऐसे समय पर? अपना धर्म उस पर लाद देती है। अपना धर्म क्या है? चैतन्य को अभिव्यक्त करना, और वो सामर्थ्य फिर उसमें भी आ जाता है। किसमें? घट में। ये बताया। पंक्ति देखिए, स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम तो वृत्त्यभिभूत जाड्य धर्मकतया वृत्ति उत्पादित चैतन्य अभिव्यंजन योग्यताश्रयतया च, ऐसी योग्यता का आश्रय घट बन जाने से, आश्रयतया च क्या होता है फिर? वृत्ति उत्थानानंतरम चैतन्यम अभिव्यनति। वृत्ति उत्थानानंतरम मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए,
वृत्तेः विषय व्याप्त्यनंतरम, वृत्तेः विषय व्याप्ति अनंतरम, वृत्ति विषय व्याप्ति अनंतरम मतलब वृत्ति विषय को जो व्याप्त कर देती है उस समय, वही वृत्ति उत्थानानंतरम चैतन्यम अभिव्यनक्ति। लग गया जी? तो चैतन्यम अभिव्यनक्ति मतलब क्या उसका? विषय चैतन्यम अनावरणम करोति, विषय चैतन्यम अनावरणम करोति मतलब उस विषय चैतन्य को आवरण रहित कर देते हैं। ठीक है? तो वही घट विषय चैतन्य अभिव्यक्ति हो गया ना। ध्यान दीजिए, ये मत चल रहा है कौन सा? संबंधार्था वृत्ति, ये मत चल रहा है। तो वृत्ति ने क्या कर दिया? केवल जीव चैतन्य का घटादि विषय के साथ संबंध जोड़ दिया। फिर उससे क्या हुआ? तो उस वृत्ति ने उस आवरण का नाश नहीं किया, क्योंकि आवरण नाश के लिए वृत्ति नहीं है इस मत में। फिर आवरण नष्ट हो जाता है आपसे आप। कैसे? कि अंतःकरण का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है भाई? अंतःकरण स्वच्छ द्रव्य होने के कारण चैतन्य को अभिव्यक्त करने का स्वभाव है, क्योंकि स्वच्छ द्रव्य है कौन? अंतःकरण। और वही अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से जब घट तक जाता है और घट के आकार बन जाता है, तब उस घट में जो धर्म नहीं था वो धर्म घट में आ जाता है। चैतन्य को अभिव्यक्त करना यह धर्म घट का नहीं था। फिर वृत्ति घट तक गई, घट के आकार हुई, तो उस घट में भी वो धर्म आ गया चैतन्य की तरह, अंतःकरण की तरह। अंतःकरण में जैसा चैतन्य को अभिव्यक्त करना स्वभाव है, उस प्रकार वह अंतःकरण की वृत्ति घटाकार हो जाने से उस घटोपैत चैतन्य भी अभिव्यक्त हो जाता है। उसमें वो सामर्थ्य आ जाता है घट में भी। चैतन्य को जैसा अंतःकरण अभिव्यक्त कर देता है, वो घटादिक भी चैतन्य को अभिव्यक्त कर देते हैं। कब? लेकिन जब उस घटाकार वृत्ति बनती है तब। क्योंकि वृत्ति क्या करती है? उस घट में चैतन्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य दे देती है घट में। कौन? वृत्ति। वृत्ति का काम कितना है? केवल संबंध बनाना। फिर संबंध बन गया तो उस घट में आपसे आप सामर्थ्य आ गया। क्या? चैतन्य को अभिव्यक्त करने का। बोलेंगे ऐसा कहीं होता है क्या? एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध आने पर उस वस्तु में भी उस प्रकार का सामर्थ्य आ जाता है। उदाहरण बताओ तो दे रहे आगे। तद उत्तम विवरणे, लग गया जी? विवरण ग्रंथ में बताया है क्या? अंतकरणम ही स्वस्मिन इव स्वसंसर्गिनी अपि घटादौ चैतन्य अभिव्यक्ति योग्यताम आपादयति इति। इला अंतकरण भी, अंतकरण कैसा है भाई? क्या करता है? स्वस्मिन इव मतलब स्वयं जैसा चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता अंतकरण में है। चैतन्य को अभिव्यक्त करता है, ध्यान हो जाता है, अहम गच्छामि, अहम चलामि इत्यादि। उस प्रकार अंतकरण में स्वस्मिन इव अपने तरह स्वसंसर्गिनी घटा अपि घटा दो। स्वसंसर्गिनी स्व अंतकरण स्वसंसर्गी घटादि सप्तमी स्वसंसर्गिनी अपि घटा दो। अपने संबंधी घटादिकों में भी चैतन्य अभिव्यक्त योग्यता, चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता को आपादयति संपादयति दे देता है। कौन? अंतकरण। क्या देता है? चैतन्य अभिव्यक्ति योग्यता। किसमें? अपने संबंधी घटादिक में दे देता है। कौन? अंतकरण। लग गया इतना? और इस प्रकार का दृष्टांत दे रहे। फिर दृष्टम च अस्वच्छ द्रव्यस्यापि स्वच्छ द्रव्य संबंध दशायाम प्रतिबिंब ग्राहित्व। देखा गया है लोगों में, व्यवहार में। अनुभूतम, दृष्टम मतलब अनुभूतम। क्या? अस्वच्छ द्रव्य से भी कोई द्रव्य है अस्वच्छ है और उसके साथ स्वच्छ द्रव्य का संबंध आ गया तो उसमें भी प्रतिबिंब ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है कि नहीं? किसमें?
अस्वच्छ द्रव्य में भी वही करे। दृष्टम च अस्वच्छ द्रव्यस्यपि, अस्वच्छ द्रव्य है किंतु स्वच्छ द्रव्य संबंध दशायाम, स्वच्छ द्रव्य का उसके साथ क्या आया, संबंध आया। उस समय प्रतिबिंब ग्राहित्व, उस अस्वच्छ द्रव्य में भी प्रतिबिंब ग्राहिता आ जाती है। बोलेंगे उदाहरण बताओ, उदाहरण दे यथा, जैसे देखिए कुड्य, दीवार है, दीवार, हम लोग दीवार के सामने खड़े हुए तो उसमें प्रतिबिंब होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, दीवार अस्वच्छ द्रव्य है। किंतु उस दीवार को अच्छी तरह से पानी लगाया, स्वच्छ कर दिया पानी से, है कि नहीं, चकचकने लगी, अब उसके सामने खड़े हुए तो प्रतिबिंब होता है कि नहीं। क्यों, स्वच्छ द्रव्य जो जल, उसका संबंध अस्वच्छ द्रव्य दीवार के साथ आ गया तो दीवार में भी वो सामर्थ्य आ जाता है प्रतिबिंब ग्रहण करने का। ठीक है, पंक्ति देखिए, था कुड्यादेहे, मिला, कुड्य मतलब दीवार, भिंत, कुड्यादेहे जलादि संयोग दशायाम, जलादि स्वच्छ द्रव्य का संबंध जब दीवार के साथ आ जाता है तब मुखादि प्रतिबिंब ग्राहिता, मुखादि का प्रतिबिंब उस दीवार में भी हो जाता है। होगा इतना। उस प्रकार यद्यपि घट जड़ है, उसमें चैतन्य को अभिव्यक्त करने का स्वतः सामर्थ्य नहीं है, किंतु स्वच्छ द्रव्य जो अंतकरण, उसका वृत्ति के द्वारा जब जड़ ऐसे घटादि के साथ संबंध आ जाता है तब उस घट में भी वो सामर्थ्य आ जाता है। कौन सा, चैतन्य को अभिव्यक्त करने का। लग गया, चलिए वही दे रहे, घटादेहे अभिव्यंजकत्वं च तत्प्रतिबिंब ग्राहित्वं, चैतन्यस्य अभिव्यक्तं च तत्र प्रतिबिंबितत्वं। ठीक है, अब देखो भाई, घटादि अभिव्यंजकत्व, तो घटादिक में क्या सामर्थ्य आ जाता है अभिव्यक्त करने का, लेकिन घटादिक का अभिव्यंजकत्व मतलब क्या, तो घटादे अभिव्यंजकत्वम, अब अभिव्यंजकत्वम पर लिखिए चैतन्य अभिव्यंजकत्वम। घटादे अभिव्यंजकत्व मतलब चैतन्य अभिव्यंजकत्व, घटादि में चैतन्य का अभिव्यंजक करने की योग्यता आई, मतलब क्या, तब बताया तत्प्रतिबिंब ग्राहित्व, मूल में तत्प्रतिबिंब ग्राहित्व, तत् चैतन्य, तत् शब्द का अर्थ चैतन्य, चैतन्य प्रतिबिंब ग्राहित्व। ठीक है ना। घटादे अभिव्यंजकत्व, घटादि में अभिव्यंजकत्व आ जाता है, मतलब क्या, चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने का सामर्थ्य आ जाता है। जैसे अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है ना, होता है, घट में स्वभावतः होता है क्या, नहीं, किंतु घट तक जब अंतःकरण की वृत्ति गई और घटाकार बनी तब उस घट में भी चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने का क्या आ जाता है, सामर्थ्य। वही घटादि के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति है, ये कह रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन घटादिक में चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने का सामर्थ्य मतलब क्या, तो वो भी दे रहे, देखिए, चैतन्य से अभिव्यक्तत्वम च, चैतन्य की अभिव्यक्ति होना मतलब क्या, तत्र प्रतिबिंबितत्वम, तत्र, तत्र का अर्थ घटादो, घटादिक में प्रतिबिंबितत्वम, घटादिक में प्रतिबिंबित हो जाना, यही चैतन्य की अभिव्यक्ति है। घटादिक में चैतन्य की अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य घट में आ गया, मतलब क्या, घट में चैतन्य का प्रतिबिंब होने का सामर्थ्य आ गया। अब वो कैसे आया, जब वृत्ति घटाकार हो गई तब। फिर बोलेंगे हो गया क्या, घटाकार वृत्ति हो गई तो चैतन्य की अभिव्यक्ति हो गई क्या, हाँ हो गई। क्या हो गई, अयम घट, ये ज्ञान हुआ, यही चैतन्य की क्या है, अभिव्यक्ति है। पहले नहीं थी, जब घटाकार वृत्ति नहीं थी तब घयम घट स्वयं को घट हूं या घट है ऐसा कुछ ज्ञान हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। लेकिन ये चैतन्य की अभिव्यक्ति घट में कैसी आ गई, घटाकार वृत्ति बनी तब, और अभिव्यक्ति हुई चैतन्य की, मतलब क्या, चैतन्य का उसमें प्रतिबिंब हुआ, और चैतन्य का घट में प्रतिबिंब होना मतलब क्या, घट का ज्ञान होना। लग गया जी। चलिए आगे और स्पष्ट कर रहे, एवं विद अभिव्यंजकत्व सिद्ध्यर्थम एव वृत्तेः अपरोक्ष स्थले बहिः निर्गमन अंगीकार। ठीक है ना। एवं विध, एवं विध मतलब क्या, एवं विध शब्द का अर्थ लिखिए चित प्रतिबिंब ग्राहित्व
ग्राहित्व लक्षण, चित प्रतिबिंब ग्राहित्व लक्षण एवं विध का अर्थ हुआ। चित प्रतिबिंब ग्राहित्व लक्षण हो गया ना जी। चलो भाई, चित प्रतिबिंब ग्राहित्व लक्षण, चित प्रतिबिंब ग्राहित्व स्वरूप अभिव्यंजकत्व है कि नहीं। चैतन्य का प्रतिबिंब होना यही क्या है, अभिव्यंजकत्व है। तो एवं विद अभिव्यंजकत्व सिद्ध्यर्थम, इस प्रकार का अभिव्यंजकत्व सिद्ध होने के लिए क्या, वृत्ते है अंगीकार, वृत्ति का अंगीकार है। कहां पर, अपरोक्ष स्थले। अपरोक्ष स्थले का अर्थ लिखिए प्रत्यक्ष स्थले, घटपट आदि का प्रत्यक्ष होता है ना, उस समय अपरोक्ष स्थले। और क्या अंगीकार है, बहिर्गमन अंगीकार, वृत्ते है बहिर्गमन अंगीकार। यह है वृत्ति का बाहर जाने, जाती है वृत्ति, इस बात को माना गया है। कहां पर, अपरोक्ष स्थल में। किस लिए, अभिव्यंजकत्व सिद्ध्यर्थम, ठीक है ना। चित प्रतिबिंब ग्राहित्व रूप अभिव्यंजकत्व सिद्ध होने के लिए, अर्थात घटाधिक में भी चैतन्य का अभिव्यंजन होने के लिए क्या, वृत्ति का बाहर गमन माना है अपरोक्ष स्थल में। परोक्ष स्थल में वृत्ति बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर उस विषय को लेकर चैतन्य का अभिव्यंजन होता ही नहीं है परोक्ष स्थल में। और अपरोक्ष स्थल में चैतन्य का अभिव्यंजन होता है। चैतन्य का अभिव्यंजन होना मतलब क्या, उस चैतन्य के आश्रित आवरण नष्ट होना, अर्थात उस विषय को लेकर उस वस्तु का ध्यान होना, अयम घट इत्यादि। चलिए, अंगीकार आगे, परोक्ष स्थले तु वन्यादे वृत्ति संसर्ग अभावेन। परोक्ष स्थल में तो, परोक्ष स्थल उदाहरणार्थ वन्य, अनुमान का विषय, पर्वतो वन्यमान धूमान, इस अनुमान, इस प्रकार का अनुमान करने के बाद पर्वत वन्यमान यह अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। उस वन्यादिक के साथ वन्यादिक तक वृत्ति जाने की जरूरत नहीं है। परोक्ष स्थले तु वन्यादे, वन्यादिक के साथ वृत्ति संसर्गाभावेन, वृत्ति का संबंध, संसर्ग संबंध न होने से चैतन्य अनभिव्यंजकतया, चैतन्य का अभिव्यंजन होता, चैतन्य अनभिव्यंजकतया न वन्यादे अपरोक्षत्व, इसलिए वन्यादिक का अपरोक्ष भी नहीं होता। क्यों, चैतन्य अनभिव्यंजकतया। इस पर लिखते एक वाक्य, चैतन्य अनभिव्यंजकतया लिखते, वृत्ति संयोग कृत, वृत्ति संयोग कृत विषयगत, विषयगत जाड्य अपनयनाभावात्, जाड्य अपनयन अभावात् चैतन्य अनभिव्यंजकता, चैतन्य अनभिव्यंजकता बराबर चित प्रतिबिंब अग्राहीता, चित प्रतिबिंब अग्राहीता तया, तया हो गया ना तृतीय। अर्थ देखिए भाई, वृत्ति को, वृत्ति का संयोग कृत, संयोग बनने पर विषयगत जाड्य का अपनयन होता है। और यहां पर वृत्ति संयोगकृत विषयगत जाड्य अपनयन नहीं हुआ, क्योंकि वृत्ति का संयोग ही नहीं हुआ वन्यादिक के साथ। तो जाड्य अपनयन, जाड्य का नाश होना, अपनयन नहीं हुआ, अपनयन अभावात। फिर क्या हुआ, चैतन्य अनभिव्यंजकता, चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हुई, अर्थात चित प्रतिबिंब अग्राहिता, चैतन्य का प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं हुआ। न होने से क्या, न वन्यादे अपरोक्षत्वम, वन्यादि का अपरोक्ष होता,
परोक्ष स्थल में वन्नी का अपरोक्ष नहीं होता है। क्यों? उस वन्नी में चैतन्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य ही नहीं आया। और उस वन्नी में चैतन्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य क्यों नहीं आया? उस वन्नी के साथ, वन्नी में जो जाड्यपना था वो नष्ट नहीं हुआ। और उस वन्नी में जाड्यपना नष्ट क्यों नहीं हुआ? वहां तक वृत्ति चली ही नहीं गई। लग गया कि नहीं? यदि वृत्ति जाती तो जाड्यत्व नष्ट होती और चित्त प्रतिबिंब ग्राहिता आ जाती, तब वन्नी का अपरोक्ष होता, किंतु अपरोक्ष हो नहीं रहा है। लग गया पंक्ति? चलिए, एतन्मते, एतन्मते मतलब, एतन्मते का अर्थ लिखिए व्यंग्य व्यंजक भाव लक्षण, व्यंग्य व्यंजक भाव लक्षण संबंधार्थ वृत्ति, संबंधार्थ वृत्ति इति मते। ठीक है, इस मत में व्यंग्य व्यंजक भाव लक्षण जो संबंध है वो संबंध बनाने के लिए वृत्ति है इस मत में। चलिए आगे, एतन्मते च विषयाणाम अपरोक्षत्वम चैतन्य अभिव्यंजकत्वम इति द्रष्टव्यम। इसके मत में विषयों का अपरोक्ष होना मतलब क्या? विषय का अपरोक्ष होना मतलब चैतन्य का अभिव्यंजक, चैतन्य अभिव्यक्त होना। चैतन्य का अभिव्यंजकत्व ही विषय का अपरोक्षत्व है। लग गया जी? घट का अपरोक्ष हुआ मतलब क्या? घट में चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई, ये इसका अर्थ समझना है। आगे, एवं जीवस्य अपरिछिन्नत्वे अपि, है कि नहीं? जीव अपरिछिन्न रहने पर भी, अपरिछिन्न व्यापक रहने पर भी वृत्ते है संबंधार्थत्व निरूपितम, तो भी वृत्ति संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। लग गया जी? जीवस्य अपरिछिन्नत्वेपि, व्यापक होने पर भी वृत्ते है संबंधार्थत्व, वृत्ति का संबंध बन, है कि नहीं? संबंधार्थत्व निरूपितम, संबंध के लिए वृत्ति का निरूपण किया। वृत्ति का प्रयोजन क्या? संबंध बनाना, है कि नहीं? तो जो लोग जीव को व्यापक मानते हैं उनको भी संबंध के लिए अपेक्षित है कौन? वृत्ति। तब तो जो लोग जीव को परिचिन्न मानते हैं उनके मत में तो अवश्य रूप से ये है संबंध बनाने के लिए कौन? वृत्ति। इस बात को कह दिया अपि शब्द ने, यहां पर अपि शब्द आया ना, जीवस्य अपरिछिन्नत्वे अपि मिला, उस अपि पर एक वाक्य लिखिए, अपि कारेण, अपि कारेण परिछिन्नत्व पक्षे, परिछिन्नत्व पक्षे वृत्तेः संबंधार्थत्वम्, वृत्तेः संबंधार्थत्वम् नितराम अपेक्षितम, नितराम अपेक्षितम इति सूचितम, इति सूचितम। हो गया? चलो भाई, अपि शब्द इस बात को बताता है क्या? कि परिचिन्नत्व पक्षे, अपरिचिन्न पक्ष में भी वृत्ति जरूरत है। तो परिचिन्नत्व पक्ष में तो जो लोग जीव को परिचिन्न मानते हैं उनके मत में तो वृत्ते ही संबंधार्थत्वम, वृत्ति संबंध के लिए ये बात तो नितराम अवश्य रूप से अपेक्षित है, ये बताया अपि शब्द ने। चलिए मूल में, जीवस्य अपरिचिन्नत्वे अपि वृत्ते संबंधार्थत्व निरूपितम। इदानीम परिचिन्नत्व, ये बात पूरी हो गई अभी। अब इदानीम परिचिन्नत्व पक्षे संबंधार्थकत्व निरूप्यते। ठीक है, अब जो लोग जीव को परिचिन्न मानते हैं, क्योंकि उनके मत में जीव की उपाधि है कौन? अंतःकरण। अंतःकरण परिचिन्न होने के कारण जीव भी परिचिन्न है। तो जो लोग जीव को परिचिन्न मानते हैं उनके मत में भी संबंध बनाने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है। उस बात का निरूपण यहां से आगे ग्रंथकार कर रहे हैं। इदानीम वृत्ति परिचिन्नत्व पक्षे संबंधार्थत्वम, संबंध बनाने के लिए निरूप्यते, निरूपण करते हैं। ठीक है ना? हो गया? संबंधार्थत्वम, कौन संबंध भाई? लिखिए एक शब्द, अभेद लक्षण संबंधार्थत्वम।
अभेद लक्षण संबंधार्थत्व, अभेद स्वरूप संबंध स्थापित करने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है। उस पक्ष में भी जीव परिचिन्न मानते हैं, जीव को परिचिन्न मानते जिस पक्ष में, जिस मत में, उस मत में भी इस बात का अब निरूपण कर रहे ग्रंथकार, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। हो गया इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।